हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वर्ग 17 के सामान्य परिचय पर। आप जानते हैं कि आज की ये वीडियो इस टॉपिक के लिए भाग 2 है। भाग 1 वाली वीडियो में हमने वर्ग 17 के तत्वों के सामान्य परिचय को लेकर कुछ बिंदुओं पर चर्चा किया था, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या, आयनन ऊर्जा। यदि आपने पिछले वीडियो को नहीं देखी है तो आपकी सुविधा के लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियो का लिंक दिया है। वहां से आप पहले पिछले वीडियो को देखें, फिर जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना समय लगाए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ग 17 के तत्वों के विद्युत ऋणात्मकता पर और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी पर। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं विद्युत ऋणात्मकता, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वैसे तो आज हम बात करेंगे वर्ग 17 के तत्वों के विद्युत ऋणात्मकता पर, लेकिन अच्छे से समझने के लिए पहले हम बात करते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता क्या है या विद्युत ऋणात्मकता कहते किसको है। एक उदाहरण से बात को हम समझेंगे। यहाँ पे मैंने उदाहरण लिया है हाइड्रोजन फ्लोराइड का। आप जानते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन एवं फ्लोरीन परमाणुओं के मध्य एकल आबंध होता है और इस एकल आबंध का निर्माण होता है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से। इस साझेदारी में एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का लगा है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का लगा है। और आप जानते हैं कि साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉनों पर दोनों परमाणुओं का बराबर का अधिकार होता है, यानी कि इस आबंध के स्थान पे हम इलेक्ट्रॉन भी दिखा सकते हैं, ये आप पहले से जानते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को हम कहेंगे आबंध युग्म इलेक्ट्रॉन। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का है। अभी जब साझेदारी हो चुकी है तो इन इलेक्ट्रॉनों पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों का अधिकार है। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच आबंध बन जाता है। लेकिन ये दोनों ही परमाणु इन आबंध युग्म इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास भी करते हैं और इस प्रयास में जितना बल लगाते हैं या जितना आकर्षण बल ये परमाणु लगाते हैं उनको हम कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। यानी कि फ्लोरीन जितने बल से इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा होगा उसको हम कहेंगे फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता। और इसी प्रकार हाइड्रोजन जितने बल से इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा होगा उसको कहेंगे हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता। यानी कि विद्युत ऋणात्मकता को यदि हम परिभाषित करें बहुत ही सिंपल शब्दों में तो हम कह सकते हैं आबंध युग्म इलेक्ट्रॉन को कोई परमाणु जितने बल से अपनी तरफ आकर्षित करता है उसे उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। यदि हम बात करें हाइड्रोजन और फ्लोरीन की तो इन दोनों में फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, तो इसलिए फ्लोरीन आकर्षण बल अधिक लगा रहा है। हाइड्रोजन का आकर्षण बल इन इलेक्ट्रॉनों के लिए कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है और इस वजह से यहाँ पे आंशिक ऋणावेश और यहाँ पे आंशिक धनावेश उत्पन्न होता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि विद्युत ऋणात्मकता है क्या। कोई परमाणु आबंध युग्म इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जितने बल से आकर्षित करता है उसको उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। क्लियर है? तो अब हम बात करेंगे वर्ग 17 यानी कि हैलोजनों की विद्युत ऋणात्मकता को लेकर। तो चलिए देखते हैं। हैलोजनों की विद्युत ऋणात्मकता काफी अधिक होती है, यानी कि उच्च होती है, जिसका कारण इनका छोटा आकार तथा उच्च प्रभावी नाभिकीय आवेश है। पिछली वीडियो में जब हमने परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या की बात की थी तो मैंने आपको बताया था जब किसी आवर्त में आप बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याएं, खासकर यहाँ हम परमाणु त्रिज्या की बात करें, परमाणु त्रिज्या घटती जाती है क्योंकि परमाणु संकुचित होते जाते हैं। यदि आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो आप पिछले वीडियो को देखें जहाँ पे मैंने परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या को आपको समझाया है। वहां पे मैंने काफी अच्छे से डायग्राम की सहायता से आपको एक्सप्लेन किया है।
तो यदि हम बात करें वर्ग 17 के तत्वों की, तो वर्ग 17 के तत्व आवर्त सारणी में काफी दाहिनी तरफ होते हैं, मतलब एकदम लास्ट छोर पे होते हैं। तो इसलिए जैसे जैसे हम इनकी तरफ आते हैं तो परमाणु त्रिज्या घटती जाती है और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, और यही कारण है कि इनकी विद्युत ऋणात्मकता काफी उच्च होती है। और दूसरी खास बात यहाँ पर एक है जिसको मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है कि इन सभी परमाणुओं के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आप जानते हैं यदि एक इलेक्ट्रॉन और इनको मिल जाए तो इनके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि ये अक्रिय गैसों के विन्यास को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए भी ये इलेक्ट्रॉनों को बहुत अधिक अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। अभी मैं आपको आवर्त सारणी के माध्यम से उसको दिखाते हुए इन बिंदुओं को और ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा। अभी थोड़ा आप ध्यान दें। तो अगले पॉइंट को हम देखते हैं। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ने के साथ विद्युत ऋणात्मकता घटती है। तो आप जानते हैं किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। यदि परमाणु त्रिज्या बढ़ जाएगी तो विद्युत ऋणात्मकता घट जाएगी। अब इसका कारण क्या है? तो आप जानते हैं कि किसी भी परमाणु में जो नाभिक होता है वह परमाणु का धनावेशित भाग होता है, और नाभिक ही एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो यदि किसी परमाणु के पास आबंध युग्म इलेक्ट्रॉन हैं और परमाणु उन आबंध युग्म इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, तो वास्तव में परमाणु का जो नाभिक है वही उन इलेक्ट्रॉनों को, यानी आबंध युग्म इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो नाभिक और आबंध युग्म इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी जितनी कम होगी, नाभिक का आकर्षण भी उतना ही अधिक होगा। यदि परमाणु त्रिज्या बढ़ जाएगी तो आप सोच सकते हैं कि आबंध युग्म इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी अधिक हो जाएगी, और दूरी बढ़ने के कारण आकर्षण बल घट जाएगा। तो किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, और परमाणु त्रिज्या बढ़ने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। तो इस कारण को यहाँ पर लिख भी देता हूं मैं, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, अतः इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता घट जाती है। एक विशेष पॉइंट जिसको आपको यहाँ पे याद रखना है, फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। यानी कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किस तत्व की होती है? तो सीधा आंसर देंगे आप फ्लोरीन की। अब मैं इन बिंदुओं को थोड़ा आपको क्लियर कराता हूं आवर्त सारणी के माध्यम से। तो देखिए यह है आवर्त सारणी। आप देखें वर्ग 17 यहाँ पर है, जो आवर्त सारणी के दाहिने छोर पर है। वैसे इसके बाद वर्ग 18 भी है, लेकिन वर्ग 18 की विद्युत ऋणात्मकता बहुत ही कम होती है, क्योंकि पहले से ही इनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। तो इनको नए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अपने स्थायित्व को प्राप्त कर चुके हैं। क्लियर है? अभी मैंने बताया कि जैसे जैसे आप आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या घटेगी, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, और ऐसे घटते घटते लास्ट में यहाँ पर आप पहुँच रहे हैं तो इसकी परमाणु त्रिज्या काफ़ी कम हो चुकी होगी और इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश काफ़ी अधिक हो चुका है, और यही कारण है कि इसकी विद्युत ऋणात्मकता काफ़ी अधिक हो चुकी है। दूसरी बात आप जानते हैं नीचे आने पर भी विद्युत ऋणात्मकता घटती है। तो फ्लोरीन देखिए यहाँ पर लास्ट छोर में है और सबसे ऊपर भी है, यानी कि फ्लोरीन की ही विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होनी चाहिए, तभी इसके लिए यह स्थान निर्धारित किया गया है। क्योंकि इधर आने पे विद्युत ऋणात्मकता बढ़ रही है, यहाँ पे सबसे अधिक, नीचे जाएंगे तो फिर घटेगी, तो इसलिए फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है। उम्मीद है कि विद्युत ऋणात्मकता के पॉइंट्स आपको समझ में आए हैं। यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं दोबारा से आपको समझाऊंगा। चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी पर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या है। तो किसी विलगित, मतलब विलगित मीन्स होता है कि वह परमाणु किसी दूसरे परमाणु से जुड़ा हुआ न हो। तो किसी विलगित या अंग्रेजी में कहेंगे आइसोलेटेड गैसीय परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन देने पर वह जितनी ऊर्जा का उत्सर्जन करे या फिर इलेक्ट्रॉन के साथ उसको जितनी ऊर्जा वो ग्रहण करे, उसको हम कहते हैं उसकी
इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। क्लियर है? एक बार आपसे देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक परमाणु है और यह परमाणु किसी से जुड़ा नहीं है, ये आइसोलेटेड अवस्था में है, साथ में गैसीय अवस्था में है। हम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो कई बार ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन लेने के बाद यह परमाणु ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, या कई बार ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन के साथ साथ हम ऊर्जा भी देंगे तभी यह परमाणु उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर पाएगा। तो जितनी ऊर्जा या तो उत्सर्जित हुई या तो इस परमाणु द्वारा अवशोषित हुई इलेक्ट्रॉन के साथ, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। क्लियर है? आपने क्लास 11th में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी धनावेशित इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है, क्योंकि यह ऊष्माक्षेपी भी हो सकती है प्रक्रिया और ऊष्माशोषी भी हो सकती है। और यह बात कि ऊष्माशोषी होगी प्रक्रिया कि ऊष्माक्षेपी होगी, यह निर्भर करता है उस परमाणु के नेचर पर कि वो परमाणु इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है। यदि हम बात करें हैलोजनों की, तो हैलोजनों के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। तो ये इनको जब आप इलेक्ट्रॉन देंगे तो हमेशा इनसे ऊर्जा उत्सर्जित होगी, यानी कि इनकी जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होगी वो ऋणात्मक होगी। क्लियर बात है? तो चलिए आगे देखते हैं। संगत आवर्तों में हैलोजनों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सबसे अधिक ऋणात्मक होती है। इसके 2 कारण हैं। तो ऋणात्मक क्यों है ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति है। तो जब इनको हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो साथ में ये बहुत सारी ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे, और ऊर्जा का जब उत्सर्जन होता है तो प्रक्रिया को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी, और ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाओं के लिए एंथैल्पी का जो चिन्ह होता है वो होता है ऋणात्मक। तो संगत आवर्तों में हैलोजनों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बहुत अधिक, या आप कहें सबसे अधिक ऋणात्मक होती है। और ऐसा क्यों है? तो इसके 2 कारण हैं। यहाँ पे संगत आवर्त का मतलब है कि यदि हम फ्लोरीन की तुलना करेंगे तो इसी के आवर्त के दूसरे तत्वों से करेंगे, क्लोरीन की तुलना करेंगे तो इसी के आवर्त के दूसरे तत्वों से करेंगे। अब देखते हैं इनके क्या कारण हैं। तो कारण नंबर 1 है कि वर्ग 17 के तत्वों के परमाणुओं में उत्कृष्ट गैसों के विन्यास जो कि होता है NH2 NP6 से केवल 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है। तो आप जानते हैं वर्ग 17 के तत्वों के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, और वर्ग 18 में जो कि उत्कृष्ट गैसें हैं उनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि केवल 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यदि 1 इलेक्ट्रॉन इनको मिल जाए तो ये अपने स्थायित्व को प्राप्त कर लेंगे, अर्थात अक्रिय तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर लेंगे। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रबल प्रवृत्ति रखते हैं, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं तो इनका नेचर है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। जब किसी परमाणु का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, तो जब उसको आप इलेक्ट्रॉन देंगे तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। क्लियर है? और ऊर्जा का उत्सर्जन होगा तो एंथैल्पी का चिन्ह ऋणात्मक होगा। और इसका दूसरा कारण है वर्ग 17 के तत्वों की परमाणु त्रिज्या संगत आवर्त में सबसे छोटी होती है। इसका नाभिकीय आवेश भी सबसे उच्च होता है, अतः ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का 2 कारण हैं इनके पास। पहली बात कि इनके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरी बात कि इनकी जो परमाणु त्रिज्याएं हैं वो काफ़ी छोटी हैं। अभी मैंने आपको पीछे समझाया था कि परमाणु त्रिज्या इनकी छोटी होती है, और परमाणु त्रिज्या छोटी होने के कारण ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेंगे। क्यों ग्रहण कर लेंगे? क्योंकि नाभिक ही इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। क्लियर है? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कम ऋणात्मक होती जाती है। तो वर्ग में जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, और परमाणु त्रिज्या बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता घट जाएगी। क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, तो परमाणु त्रिज्या जब बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता घट जाएगी, और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम ऋणात्मक हो जाएगा, यानी उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा घट जाएगी। परमाणु आकार बढ़ने का प्रभाव बढ़ते नाभिकीय आवेश के प्रभाव की तुलना में अधिक होता है।
ये पॉइंट मैंने इसलिए यहाँ पर लिख दिया है क्योंकि कई बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि सर जब हम इस वर्ग में नीचे जा रहे हैं तो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है, तो यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ रहा है और साथ में इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या बढ़ रही है। जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है इसकी वजह से इसमें नए कोष बनते जाते हैं, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था। तो नए कोष बनते जाते हैं, तो आप कहेंगे सर प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ रहा है और नए कोष भी बन रहे हैं, तो किसका प्रभाव ज़्यादा होगा? तो जो नए कोष बन रहे हैं उनका प्रभाव ज़्यादा होगा। तो जो ऐसा नहीं है कि नीचे आए तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता बढ़ गई, क्योंकि उससे ज़्यादा प्रभावी होता है जो नए कोष जुड़ रहे हैं जिनकी वजह से त्रिज्या बढ़ रही है। क्लियर बात है? तो इसलिए मैंने लिखा है कि परमाणु आकार बढ़ने का प्रभाव जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है उसकी तुलना में अधिक दिखाई देता है। यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको आप जरूर ध्यान रखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रत्याशित रूप से, यानी कि ऐसा होना नहीं चाहिए फिर भी ऐसा होता है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्लोरीन से कम ऋणात्मक होती है। जैसा कि अभी आपने पढ़ा, जैसे जैसे नीचे जाएंगे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का जो ऋणात्मक मान है वो कम होता जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कम ऋणात्मक होती जाएगी। और यदि इस ट्रेंड को हम सही माने तो फ्लोरीन और क्लोरीन की तुलना करें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कम ऋणात्मक होनी चाहिए और फ्लोरीन की अधिक ऋणात्मक होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर है उल्टा, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक है, इसका ऋणात्मक मान काफ़ी अधिक है फ्लोरीन की अपेक्षा। तो वही लिखा गया है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्लोरीन से कम ऋणात्मक होती है, जिसका कारण फ्लोरीन की परमाणु त्रिज्या का अति लघु होना है। और इसका कारण है कि फ्लोरीन की परमाणु त्रिज्या बहुत छोटी है और परमाणु त्रिज्या कम होने के कारण इसके पास पहले से जो इलेक्ट्रॉन है उनके मध्य प्रतिकर्षण बहुत ज़्यादा लग रहा है, यानी कि इसके चारों तरफ, इस परमाणु में नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का घनत्व बहुत अधिक है। तो नए इलेक्ट्रॉन पे नाभिक का आकर्षण जितना लगेगा उससे ज़्यादा लगेगा, मतलब उसके साथ ही जो चारों तरफ नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन हैं उनका नए इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण भी लगेगा। एक बार आपसे देखते हैं, तो फ्लोरीन की परमाणु त्रिज्या बहुत छोटी है और इस वजह से फ्लोरीन का जो नाभिक है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का घनत्व बहुत अधिक है। जब नाभिक किसी नए इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा तो साथ में जो पहले से इलेक्ट्रॉन हैं वो उस नए इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित भी करेंगे और इसलिए इलेक्ट्रॉन का प्रवेश करना परमाणु में काफ़ी कठिन होने लगता है। तो जिसका कारण फ्लोरीन की परमाणु त्रिज्या का अति लघु होना है, जिसके परिणाम स्वरूप फ्लोरीन में अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण प्रबल होता है, अतः आने वाला इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आकर्षण अनुभव नहीं करता है, क्योंकि वो नाभिक का आकर्षण अनुभव करेगा और साथ में जो नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन हैं उनका प्रतिकर्षण भी लगेगा। आप कहेंगे सर ये घटना तो क्लोरीन में भी होगी। तो दोस्तों क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या बड़ी होती है और इनके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो दूर दूर फैले होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होता है। तो नाभिक आकर्षित करता है तो काफ़ी गैप मिलता है इलेक्ट्रॉनों के बीच, इलेक्ट्रॉन दूर दूर है तो प्रतिकर्षण कम होता है और इस वजह से जो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है इसका मान अधिक ऋणात्मक होता है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का ऋणात्मक मान कम होता है। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आता है कि फ्लोरीन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक है और क्यों है। और दूसरी एक विशेष बात है यहाँ पर जिसको आपको ध्यान रखना है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सबसे अधिक ऋणात्मक होती है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अभी तक के ज्ञात तत्वों में सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखें। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।